अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 45। आज के लेक्चर में चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स से कुछ मजीद क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 8 का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। प्रोविजन फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज और कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज में डिफरेंस बताते हैं। प्रोविजन फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि हमें अपने ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट के अलावा कोई दूसरी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन से सेफगार्ड्स को अप्लाई करना है। प्रोविजन फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विस में फोकस क्या है, हमें अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज का कंसेप्ट है वो ये कि क्या हमें नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हासिल करने के लिए अपने ऑडिट मैनेजर को टारगेट देना चाहिए या किसी और को। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हासिल करने के लिए हमें टारगेट किसको देना चाहिए, क्या अपने किसी ऑडिट टीम मेंबर को, नहीं, अदर देन ऑडिट टीम मेंबर को। क्योंकि अगर ऑडिट टीम मेंबर को टारगेट दिया तो वो ये टारगेट पूरा करने के लिए हो सकता है ऑडिट को कंप्रोमाइज कर दे, क्लाइंट से कहे कि आप मेरी बात मानिए, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे, मैं आपकी बात मानूंगा, मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये फर्क है। प्रोविजन फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में फोकस क्या है, हमें अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं। और कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन में फोकस क्या है कि हाँ जी, किसको ये टास्क किसको देना चाहिए, क्या हमें अपने ऑडिट टीम मेंबर की वैल्यूएशन में इस मैटर को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। तो उसका जवाब नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन में नहीं सीखा ना, उसके पॉलिसीज को रिवाइज कर देना चाहिए। बिल्कुल, उस चीज की फीस तो जाहिर फर्म को दोनों सूरतों में मिलेगी। प्रोविजन फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में भी फीस मिलेगी और कंपनसेशन में भी, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि नॉन इंश्योरेंस सर्विस हासिल करने के लिए ऑडिट टीम मेंबर को दरमियान में ना लाए, वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दें। वो अगर क्लाइंट को कन्विंस करेंगे तो फिर उनकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज होती है। IFRS 15 का क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस करना। हाँ हाँ जी 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 कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करें। और क्या क्वेश्चन सर, ओवरव्यू केस में अगर इनिशियल ऑडिटर, अब क्लाइंट हमारे पास आया कि आपने हमारा ऑडिट करना है, तो जो प्रीवियस ऑडिट था ना, अगर उसकी डेथ हो गई और अभी क्लाइंट को उसकी फीस पूरी की नहीं, तो सर दोनों सीनियर्स ने बताया अगर तो वो पार्टनर था फर्म का तो तब क्या होगा, अगर वो इंडिविजुअल पार्टनर था तो फिर किससे सुनें। देखें, पहली चीज ये कि जब कभी अपॉइंटमेंट होती है ना, याद रखिएगा, प्रैक्टिस में बाय इंडिविजुअल नेम नहीं होती, अपॉइंटमेंट बाय फर्म नेम होती है, ठीक है। और वो आईकैप के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जैसे फर्ज कीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका नाम है असलम, तो जो अपॉइंटमेंट होगी वो असलम के साथ नहीं होगी, बल्कि असलम ने आईकैप के साथ फर्म के तौर पे अपने आप को ऑडिट फर्म के तौर पे, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर करवाया होगा और आईकैप ने उसका नाम फॉर एग्जांपल रजिस्टर किया होगा असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जो अपॉइंटमेंट होगी वो असलम की नहीं, असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होगी। अगर दो पार्टनर है तो हो सकता है असलम एंड सलीम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से हो या किसी और नाम से भी हो सकती है। जब अपॉइंटमेंट फर्म के नाम से होगी तो जाहिर है किसी इंडिविजुअल की डेथ होने की वजह से उस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर तो पार्टनरशिप फॉर्म है फिर तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा पार्टनर ये चले। लेकिन अगर इंडिविजुअल है फिर कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाएगी। अगर पिछले पार्टनर इंडिविजुअल उसकी फीस पे नहीं हुई थी, क्वेश्चन का ये है, और हमें पॉइंट कर लिया गया, हमें पता चला प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे नहीं हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चला कि जो एंगेजमेंट पार्टनर था पिछले साल का उसकी डेथ हो गई, अगर तो वो पार्टनरशिप फर्म है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल हमने फीस पे करवानी है पिछले साल की। और अगर वो कोई इंडिविजुअल फर्म थी, मतलब सिंगल पार्टनर फर्म थी, तो उसमें भी याद रखें हम ये इंश्योर करेंगे कि उसकी फीस पे मे भी उस केस में कोई और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी का पार्टनर बन गया, मे भी सीनियर मैनेजर, ठीक है। वो अमूमी तौर पे इस तरह की लिख दी जाती हैं। जैसे आपने शायद कंपनी नाम में पढ़ा होगा सिंगल मेंबर कंपनी में, वो चूंकि सिंगल तो वो बता जाता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो उसके मेरे बाद कौन होगा। तो उसी तरह जो भी उसके बाद आएगा वो फर्म का पार्टनर होगा, फिर उसको हम इंश्योर करेंगे कि फीस पे। इन एनी केस जो प्रीवियस अगर ऑडिट की फीस पे नहीं हुई, इनिशियल ऑडिट में हमने फीस पे करवानी है, उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करना। और क्या क्वेश्चन जी जी पूछे। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में पॉइंट है वेदर प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस वाज फॉलो। टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, जब हमने कोई बड़ी परचेज करनी होती है ना, तो मार्केट में जाके कम से कम 3 लोगों से कोटेशन ली जाती है, ठीक है। ये 3 लोगों से कोटेशन लेना ये होता है टेंडरिंग प्रोसेस। अगर टेंडरिंग सिग्निफिकेंट परचेज करने से पहले टेंडरिंग की गई हो, टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो करने का मतलब यह है कि टेंडर दिए गए हों, लोगों ने कोटेशंस भेजी हों और जो मोस्ट फेवरेबल कोटेशन लगे हमने उसको एक्सेप्ट किया हो, तो इसका मतलब है कि ये परचेज फेयर हो रही है। लेकिन अगर टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो इसका मतलब है रिस्क है कि परचेज फेयर नहीं हुई। जैसे मैनेजमेंट में एक रूल होता है, ऑडिट के से ताल्लुक नहीं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है ना, अगर सिग्निफिकेंट पोजीशन पे,
तो पहले अखबार में इश्तिहार दीजिए ताकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो सारे अप्लाई करें, फिर उन एप्लीकेशन में से आप देखें कौन सूटेबल पर्सन है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सिग्निफिकेंट पोस्ट की हायरिंग हुई है लेकिन किसी किस्म की ट्रेंडिंग अखबार में इश्तिहार वगैरह नहीं दिया गया, तो इससे हमारे में क्या आएगा कि शायद बायस्ड हायरिंग है, शायद किसी अपने रिश्तेदार को अपॉइंट कर दिया गया। उसी तरह परचेज करते फर्म ने अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट परचेज करनी है, अगर ट्रेंडिंग प्रोसेस फॉलो किया गया है, फिर उसके बाद चाहे उसी आप ऑडिट फर्म से बाय किया गया हो, लेकिन ट्रेंडिंग प्रोसेस फॉलो किया गया, इसका मतलब है प्रोसेस फेयर था, कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं लिया गया होगा। लेकिन अगर ट्रेंडिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो इसका मतलब है डायरेक्ट क्लाइंट को ही, अपने ऑडिट क्लाइंट को ही कहा गया इसमें कोई रिस्क है कि अनड्यू फेवर ली गई होगी, थ्रेट ज्यादा, कंफर्म नहीं मैं कह रहा है, लेकिन थ्रेट ज्यादा है कि सिग्निफिकेंट परचेज में कोटेशन नहीं ली गई, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? देखिए आप, मैं एक चीज आपको बताऊं, आप कोड ऑफ एथिक्स में ना एक सिचुएशन के बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीजों को सोच रहे होते हैं, इतना आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, हमने मेन कंसेप्ट उठाना है, ठीक है। लेकिन बार आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर लॉन्ग एसोसिएशन, क्वेश्चन ये है, लॉन्ग एसोसिएशन हो, पार्टनर एक ही पार्टनर है और वही बार बार जा रहा है ऑडिट करने के लिए, सिंगल पार्टनर है। उन्होंने कहा सर अगर तो दो पार्टनर होते हैं ना तो लॉन्ग एसोसिएशन जब 3, 4, 5 साल हो चुके होते तो हम कहते भैया पार्टनर को रोटेट कर दो, लेकिन पार्टनर ही एक है, अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में जब आप सेफ गार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको विड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में विड्रॉ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम क्वेश्चन में आपने ऑल सेफगार्ड्स लिखने होते हैं, क्योंकि या प्रैक्टिस में तो होता है ना, या ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से एक काम कर लो, लेकिन एग्जाम में सारे सेफगार्ड लिखने हैं, हमने ऑप्शन सारी उसके टेबल पे रखनी है, वो आगे जो मर्जी चूज कर ले। वो हो सकता है ये कहे ठीक है एक ही पार्टनर था, लेकिन रोटेशन की ऑप्शन आप फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपनी बजाय किसी और सीनियर मैनेजर को पार्टनर बना दे, दो पार्टनर हो जाए। ओके क्लाइंट बड़ा है, ऐसा करते हैं, मैं दूसरी तरफ से छोड़ने की बजाय बेहतर है फर्म में रहे, किसी और को प्रमोट करके पार्टनर बना देते हैं, ये ऑप्शन भी तो है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के अंदर सारी ऑप्शंस को डिस्कस करना है। क्लियर? जी अच्छा, ये अक्सर क्वेश्चन आप पूछते हैं कई व्हाट्सएप पे भी, और फिर हालांकि मैं ये लेक्चर में मेरा हाल 2-3 दफा बता चुका, फिर बता रहा हूं, लेकिन अब तसल्ली से आपने सुन लेना है, चाहे इसमें आधा घंटा क्यों ना लग जाए, ठीक है। सुन लें क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर सर कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में कब हमने थ्रेट्स लिखने हैं, कब एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कब सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने हैं, कब सेफगार्ड लिखने हैं। क्लियर? इसमें एक तो है असूल की बात। असूल की बात क्या है कि आई कैप के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जो पूछा हो वो लिखना है, यह है असूल की बात, कि जो पूछा हो वो ही लिखना है। अगर उसने कहा है थ्रेट्स बताओ, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, सिर्फ थ्रेट्स लिखेंगे। अगर कहे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट्स, तो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर कहे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट एंड आल्सो डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, आल्सो डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, तो फिर थ्रेट्स भी लिखेंगे, फैक्टर्स भी लिखेंगे, सिग्निफिकेंस के फैक्टर भी लिखेंगे। अल्लाह के बंदे सिग्निफिकेंस बोल रहा हूं, सेफगार्ड नहीं बोल रहा यार, सेफगार्ड हो रहा है सिग्निफिकेंस फिर से नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा आज आपको, आपने बोलो था। अगर क्वेश्चन में कहे आइडेंटिफाई थ्रेट, सिर्फ थ्रेट लिखेंगे। अगर कहे आइडेंटिफाई एंड डिस्कस या आइडेंटिफाई एंड एक्सपेक्ट, तो थ्रेट को लिखना भी लिखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। अगर कहे आइडेंटिफाई एंड डिस्कस थ्रेट एंड आल्सो डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, तो फिर थ्रेट भी लिखना है, सेफगार्ड भी लिखने हैं, फैक्टर्स भी लिखने हैं सिग्निफिकेंस के, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिखना, वो पूछा ही नहीं। और अगर कहे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड आल्सो स्टेट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, फिर सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखेंगे। इसी असूल के मुताबिक अगर कहे डिस्कस थ्रेट्स एंड आल्सो डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन, तो असूल के मुताबिक आपको थ्रेट उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, लफ्ज डिस्कस है, और फिर सेफगार्ड भी लिखने हैं। सिग्निफिकेंस नहीं रिक्वायरमेंट में लफ्ज है ना, असूली तौर पे सिग्निफिकेंस नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वही लिखना चाहिए। आपका ये कंसेप्ट है, मेरा भी यही कंसेप्ट है, होना चाहिए। अब यहां पे आता है आई कैप का क्वेश्चन। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है बड़ा आई कैप पे, सही गुस्सा आता है। कुछ चीजें रिक्वायरमेंट में नहीं होती, सोल्यूशन में कमेंट्स में वो डाल देता है। इसीलिए अब हमें याद रखे, टेक्निकली यही कंसेप्ट ठीक है भाई, जो चीज मांगे वो दो, जो चीज क्वेश्चन में नहीं है वो ना दो। लेकिन कभी कभी वो, कभी हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे करता है, क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंस नहीं पूछी होती, वो सॉल्यूशन में डिस्कस कर देता है। कभी कभी उसने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी होती, सॉल्यूशन में डिस्कस कर देता है। अब मुझे बताइए, मैं आपको पक्के असूल के मुताबिक चलाऊं
कि सेफ साइड पे खेलते हुए आपको थोड़ा सा एडिशन की एडवाइस दे दो। तो मैंने सिर्फ इतना आपको कहा हुआ है कि अगर मार्क्स ज्यादा हो ना, आपके पास टाइम हो, तो आपने थ्रेट की एक्सप्लेनेशन भी लिख देनी है और सिग्निफिकेंस के फैक्टर भी लिख देने हैं। ये सिर्फ इस वजह से कि आप सेफ साइड पे रहें, समझ। वरना असूली तौर पे मैं भी इस बात के हक में हूं कि जब उसने सिर्फ लिखा आइडेंटिफाई थ्रेट, तो हमें सिर्फ थ्रेट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं भैया एक्सप्लेन करना था तो लफ्ज एक्सप्लेन कर लिखते हैं, लफ्ज लिखते डिस्कस। लेकिन वो कर बाद में ऐसा कमेंट्स पढ़ के हम अफसोस कर रहे हो, चीज अच्छी बली आती है। इसी तरह बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में सिर्फ कहता है मुझे सेफगार्ड बताओ, थ्रेट डिस्कस करो, सेफगार्ड सिग्निफिकेंस का नाम ही नहीं लेता। सोल्यूशन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर आ जाते हैं और वो कहता है जी चूंकि कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंस, इसलिए सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने एहतियातन आपसे क्या कहा हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो, मार्क्स ज्यादा हो, तो एक्सप्लेनेशन और सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिख देना बेहतर है। भाई ये बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? पक्की बात है। चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जी 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 पूछ ले। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अच्छा एंड में मुझे याद करवाइएगा एक छोटा सा हमारा वो कंसेप्ट है और लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट मिसलिनियस वाला, वो मैं भूल गया, उसमें लिखना वो करवाना आपको। क्वेश्चन 8, अच्छा जो तो है क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स के हैं दो तरह के, एक जिसमें वो खुद से क्लासिफिकेशन 1 2 3 की कर देता है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा ये 1 2 बी, जैसे क्वेश्चन है ये 1 2 3, जैसे क्वेश्चन है ये तो एक ही है, ये एक ही है, छोटे छोटे ये ABC। इसमें आपको बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है कि हर सिचुएशन में अलग अलग से आपने थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें आप की प्रेजेंटेशन क्या होगी, एक सफे पे A, दूसरे सफे पे B, तीसरे सफे पे C, अलग अलग। A में ये सारी चीजें जो ऊपर उसने बोली हुई लिखनी है, B में सारी डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट एंड रिलेटेड सेफगार्ड लिखनी है, C में ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक। अच्छा अब अगेन पिछला कंसेप्ट आपके रिवाइज करवा दूं, उसने डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट बोला है, थ्रेट मैं लिखूंगा एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर उसने सेफगार्ड्स बोला है, सिग्निफिकेंस के फैक्टर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं किए। अगर मेरे पास टाइम हुआ, मार्क्स ज्यादा हुए, तो मैं सिग्निफिकेंस के फैक्टर भी लिख दूंगा, वरना असूली तौर पे होने नहीं चाहिए क्योंकि उसने रिक्वायर नहीं किया। आईकैप अगर कभी इस तरह के सोल्यूशन में उसने सिग्निफिकेंस के फैक्टर ले दिए ना, तो हम लोग एहतजाज करेंगे कि भैया अगर तेरे को सिग्निफिकेंस के फैक्टर चाहिए थे क्लियरली लिख देता, लेकिन फिर भी वो होगा बाद में जब सोल्यूशन आएगा, और तब तक आपका रिजल्ट पहले आ चुका होगा। तो बेहतर है कि आप अगर टाइम हो लिख, ये बात समझ आ गई। अच्छा ये प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, केस स्टडी की प्रेजेंटेशन, जब उसने अलग अलग स्पेसिफाई किया पार्ट ABC, आपने भी अलग अलग करना है, एग्रीड। लेकिन ये वाली जो केस स्टडी है ये भी कोड ऑफ एथिक्स की, कैसे पता चला? कैन एक्सप्लेन द एथिकल थ्रेट्स व्हिच मे अफेक्ट द ऑडिट ऑफ स्टार कंपनी, एथिकल थ्रेट्स अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है फॉर ईच एथिकल थ्रेट डिस्कस हाउ द इफेक्ट ऑफ थ्रेट कैन बी मिटिगेटेड, हाउ द इफेक्ट कैन बी मिटिगेटेड का मतलब क्या है? लेकिन ये वाली केस स्टडी डिफरेंट क्यों है? ये कंटिन्यूअस पैराग्राफ फॉर्म में है। कंटिन्यूअस पैराग्राफ फॉर्म में केस स्टडी में हमें हर सेंटेंस पढ़ के जजमेंट अप्लाई करना होती है। क्या अपने आप से पूछना होता है क्या इस सेंटेंस में कोई थ्रेट अराइज हो रहा है कि नहीं? किसी सेंटेंस में थ्रेट अराइज हो रहा होगा, किसी में नहीं हो रहा होगा। तो आपने जिसमें थ्रेट अराइज नहीं हो रहा उसको इग्नोर करना है, जिसमें थ्रेट अराइज हो रहा है पिक करना है। इसमें दो प्रॉब्लम आपके कंटिन्यूअस केस स्टडी में है, कंसेप्ट वही है, सारे कंसेप्ट वही है जो आपने पढ़े, कंसेप्ट नया कोई नहीं है, प्रेजेंटेशन फर्क है। एक आपने ये डिसाइड करना है, आपको ये नहीं पता कि किस सिचुएशन में किस सेंटेंस में थ्रेट है, किसमें नहीं है, नहीं पता। 1 2 3 में पता था कि 1 में भी थ्रेट है, 2 में भी थ्रेट, 3 में भी थ्रेट है। यहां पे नहीं पता, किसी सेंटेंस में थ्रेट निकलेगा, किसी में नहीं निकला। दूसरी चीज, उधर आपको पता था 3 सिचुएशन है जिनमें थ्रेट निकलता है, यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन भी नहीं पता जिनमें थ्रेट आइडेंटिफाई होता है। मे भी 3 हो, मे भी 5 हो, मे भी 7 हो। तो ये थोड़ा सा जजमेंट वाला सवाल होता है। मतलब जाती तौर पे मेरे से पूछे तो अगर वो हम उसे कहेंगे कि 1 2 3 वाला उसका डिफिकल्टी लेवल अगर 10 में से 4 है तो इसका डिफिकल्टी लेवल 10 में से 5 होगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, क्या? ये जज करना कि कौन सी लाइन में थ्रेट है, किसमें नहीं है, और फिर कितने थ्रेट्स हैं। तो स्टार्ट करें इसको, ये आपको समझ आ गया। और ये सिर्फ इस केस स्टडी में नहीं है, ये स्टाइल ऑफ टेस्टिंग ये रिस्क वाले में भी है, ये समझ लीजिए और चैप्टर्स में भी है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये गेस कीजिए, अगर आप एग्जामिनर हो, पेपर सेटर हो, आप 1 2 3 वाली केस स्टडी सेट करें या कि कंटिन्यूअस पैराग्राफ है? कंटिन्यूअस पैराग्राफ, इसमें जजमेंट टेस्ट होती है। जजमेंट भी, नॉलेज तो टेस्ट होता ही होता है, जजमेंट भी टेस्ट हो जाती है। चलिए स्टार्ट करें इसको। सबसे पहले कह रहा है यू आर द मैनेजर इन द फर्म ऑफ अली एंड कंपनी एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू हैव वर्कड ऑन वन ऑफ द फर्म एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट्स स्टॉक कंपनी।
इसमें कोई थ्रेट राइज हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, द मेन एक्टिविटी ऑफ, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होगा, किसी में क्लियरली आप कहेंगे कोई थ्रेट नहीं, किसी में क्लियरली कहेंगे थ्रेट है, किसी में 50-50 होगा। 50-50 में रिकमेंडेड ये है, अंडरलाइन कर ले, एंड पे जाएं। अगर तो आपके क्लियर थ्रेट पूरे हो रहे हैं तो 50-50 को छोड़ दें। अगर जो क्लियर थ्रेट्स हैं आपके वो पूरे नहीं हो रहे, फिर 50-50 को भी पिक कर लें। ठीक है, ये सोच याद रखिएगा। द मेन एक्टिविटी ऑफ स्टॉक कंपनीज प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग सेविंग फॉर रिटायरमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टिंग इन टैक्स एफिशिएंट सेविंग स्कीम्स। कोई थ्रेट राइज हो रहा है? क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बता रहा है। अभी उसने ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ क्लाइंट के बारे, यहां उसने शुरू में ऑडिट फर्म के बारे में बताया, अगले पैराग्राफ में क्लाइंट, दोनों की आपस में इंटरेक्शन अभी नहीं करवाई उसने, तो अभी तक कोई थ्रेट नहीं। स्टॉक इज रेगुलेटेड बाय रेलेवेंट फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, रेगुलेटर है उसके, स्टिल कोई थ्रेट नहीं। फिर यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट द ऑडिट प्लानिंग फॉर स्टॉक कंपनी बाय मिस्टर सन, ए पार्टनर इन अलिएंट को। पार्टनर ने आपसे कहा प्लानिंग शुरू करो, इसमें कोई थ्रेट? पक्की बात है। अच्छा, अगर वो कहता कि भाई जल्दी जल्दी प्लानिंग करो, जल्दी जल्दी करो, फिर थ्रेट आता कि हम प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम नहीं कर सके होंगे डेडलाइन को मीट करने के लिए, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। लेकिन उसने ऐसी कोई बात तो नहीं कही। आगे चले। मिस्टर सन हैज बीन द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर स्टॉक कंपनी फॉर द प्रीवियस 9 years एंड सो हैज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट। हाँ, यहां से किस लफ्ज से पता चला? 9 years को अंडरलाइन कर लें, 9 years को अंडरलाइन कर लें, 9 years। ठीक है, 9 years से मैं पता चला। लॉन्ग एसोसिएशन एक्सप्लेन कर देंगे ब्रीफली। और सेफगार्ड क्या होगा? रोटेट कर लें और क्वालिटी कंट्रोल लीवर पॉइंट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आइडेंटिफाई कर लिया आपने। मेरा ख्याल है मार्क्स मुझे ना साइलेंट मैसेज ये दे रहे हैं, मार्क्स 3 और 6 है ना, कि कम से कम 3 इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं और हर एक 2-2 सेफगार्ड। लेकिन मेरी जजमेंट है, मे बी एग्जामिनर जब मार्किंग स्कीम मेरे सामने आए तो पता चले कि 6 थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने थे 0.5 मार्क्स ईच और 12 सेफगार्ड थे 0.5 ईच। भाई हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो मैं इश्यूज आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे इश्यूज की तादाद से भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने एक्सपेक्ट कर रहा है। मिस्टर सन हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट ही वुड लाइक हिज डॉटर जो टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम दिस ईयर। Zoe is currently studying for her first set of fundamental principles for her ACCA qualification. अच्छा, आप जरा गौर से सुने। स्टूडेंट यहाँ पे 2 इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, गौर से सुनिएगा कमेंट। पहला सर फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा, पार्टनर के रिलेटिव है। क्यों पार्टनर का रिलेटिव? क्लाइंट में नहीं है, शाबाश शाबाश, क्लाइंट में नहीं। दूसरा स्टूडेंट कहते हैं सर प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का थ्रेट राइज होगा। आप लोग कंफर्म है मैथ्स के ऊपर 50-50 क्योंकि याद रखिए ये तो है, ये समझिए ACCA में AFC का पेपर, PRC का पेपर क्या रही है, ये PRC का पेपर। क्या आपको पता है कि आप ग्रेजुएशन की बेस पे भी आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप ग्रेजुएशन की बेस पे अभी काउंटिंग का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, डेबिट क्रेडिट भी नहीं पढ़ा, क्या अपने आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं? ऑडिट टीम का हिस्सा बन सकते हैं? तो क्या ये कहा जाएगा प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है? अगर ये इशू होता तो ICAP इजाजत ही ना देता। ठीक है, मुझे एज प्रोफेशनल इसका ऑडिट टीम मेंबर बनाने में एतराज नहीं है, लेकिन अगर इससे कोई जजमेंटल वर्क, कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्क लिया जाता है उस पर मुझे एतराज होगा। भाई इसे फोटोकॉपी वगैरह करवा ले, ठीक है, क्लाइंट से चीज कोई मंगवानी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स जाके देना हो, उससे काम भाग दौड़ा। वैसे शुरू के 6 महीने आर्टिकल में ऐसे ही होता है, चाय पानी फोटोकॉपी सीखते हैं हम और बाद में ये चीजें काम भी आती हैं। ठीक है, और दूसरी चीजें तो नॉन क्वालिफाइड पर्सन को टीम मेंबर का हिस्सा बनाने पे एतराज नहीं है, उससे कोई जजमेंटल सिग्निफिकेंट वर्क लिया जाए उससे एतराज है। तो मैं इसको अपना ग्रे एरिया में रख लूंगा। अगर एंड में मेरे पूरे हुए थ्रेड्स तो ठीक, वरना मैं इसको पिक कर लूंगा कि इसको एहतियातन मैं कह दूंगा जजमेंटल वर्क ना लिया जाए। ये नहीं कहना किसी टीम का हिस्सा ना बनाया जाए, वरना तो आप ग्रेजुएशन वालों का रास्ता बंद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो अभी तक मैं एक ही थ्रेट आइडेंटिफाई कर पाया हूं, 9 ईयर वाला। फिर मिस्टर सन आल्सो इन्फॉर्म्स यू दैट मिस्टर फॉर द ऑडिट सीनियर रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम स्टॉक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटेंड्स टू डू द सेम नेक्स्ट ईयर। अच्छा देखिए, अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ थ्रेट आइडेंटिफाई कर दूं, उसके सेफगार्ड और सिग्निफिकेंस के फैक्टर को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इससे ये होगा कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को कवर करने की, एनालिसिस करने की। इजाजत है कि हर सिचुएशन के साथ सेफगार्ड डिस्कस होने लाजमी है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये हमारा कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप के परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, करेक्ट, टीम मेंबर ले रहा। 2 थ्रेट हो गए। इन एन इनिशियल मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ स्टॉक कंपनी यू लर्न दैट द ऑडिट टीम विल नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन स्टॉक कंपनी यार्ड दिस ईयर। ये यार्ड क्या होती है? बोर्ड। अच्छा, वो जो फिल्मों में होता है वो यार्ड, वो बोर्ड समंदर में होता है।
वो कहता है ओ ये तो अच्छा शुक्र है, मैं डर गया था, मैं समझा कहने लगा कि इस दफा यार्ड पे वो भिजवा के सैर करवाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इट विल नॉट बी एंटरटेन एज दिस कुड अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। अच्छा, अच्छी सोच है, हम इस सोच पे इसको मुबारकबाद देते हैं, ऐसे ही होना चाहिए था। कहता है इंस्टेड ही हैज अरेंज्ड ए बलून फ्लाइट कॉस्टिंग लेस देन 1/10 ऑफ द एक्सपेंस ऑफ यूजिंग द यार्ड एंड होप्स दिस विल बी एक्सेप्टेबल। कहता है सर यार मेरे साथ बलून फ्लाइट होगी, वो भी इंड्यूसमेंट थी, ये भी इंड्यूसमेंट है। क्लियर? कौन सा थ्रेड राइज होता है याद है? सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। शाबाश, 3 हो गए कि 2 हो गए? एक 9 ईयर वाला था, एक बलून फ्लाइट वाला। हाँ, 9 ईयर इन्वेस्टमेंट, बलून फ्लाइट, 3 हो गए पूरे। आगे देखते हैं क्या हमें मजीद अगर थ्रेट मिले आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। हाँ, हालांकि मेरी जजमेंट के लिहाज से 3 और वो 6 पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं भी वो 3 उसने हर एक को 0.75 मार्क्स दिए हूं। मैं जो एक थ्रेड को 1 नंबर दिए बैठा हूं, ये मेरी हो सकता है 0.75 मार्क्स दिए, हो सकता है 0.5 मार्क्स दिए। तो टू बी ऑन सेफ साइड अगर मुझे मजीद थ्रेट निकलता है मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। द डायरेक्टर आल्सो स्टेट्स दैट द फी फॉर टैक्सेशन सर्विसेज फॉर दिस ईयर शुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड। कंडीशन डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना? ये टैक्स सर्विस वाला थ्रेड तो नहीं आएगा? आप बताइए, प्रीमियम फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विस वाला थ्रेड तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने फोकस टैक्स सर्विस के ऊपर नहीं किया, फीस के टैक्स फीस के ऊपर किया। कंटीजेंट फी शाबाश। Interest that your firm will accept a fixed fee for representing star company in a dispute regarding the amount of sale tax payable to tax authority। ये कौन सी वाली? टैक्स डिस्प्यूट वाली। ये समझ आ गया? टैक्स में डिफरेंट, ठीक है। कंटीजेंट फी भी पूछ लिया, टैक्स डिस्प्यूट भी पूछ, लेकिन अगर यही कहता टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करनी है, रिटर्न कहते कोई। क्लियर? टैक्स डिस्प्यूट में आएगा भाईजान, ये पढ़ा नहीं हुआ हमने टैक्स डिस्प्यूट बात, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट से कोई थ्रेट राइज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये सुनने। एक जनरल कंसेप्ट है आपका कि हर पार्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन सुन लीजिए, क्या है इस रूल की? रूल क्या है? फ्रेश पार्ट फ्रेश पेज। एक्सेप्शन सुन लें, अगर पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट हो, अगर पार्ट्स इंटर रिलेटेड हो, सेम पेज पे इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर पार्ट्स इंटर रिलेटेड हो, ये बेफिक्र सजेस्टिव सॉल्यूशन से भी साबित करते हैं। किसी को शक हो मुझे बता दीजिएगा, सजेस्टिव सॉल्यूशन से निकाल के आपके सामने रख दूंगा कि उसने एक ही पेज के ऊपर लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे पार्ट ए और राइट साइड पे पार्ट बी किया हुआ है। लेकिन ये कब करना है? जब इंटर। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं सारे के सारे थ्रेड्स पार्ट 1 पहले सफे पे लिख दूं, सारे के सारे सेफगार्ड पार्ट 2 अगले सफे पे लिख दूं, इसमें क्या कबाहत है? पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेफगार्ड किस थ्रेड का है, लिंक नहीं होंगे। लिंक होने के लिए जरूरी है कि आप पेज के दरमियान में लाइन लगाए, लेफ्ट साइड पे थ्रेड, राइट साइड पे उस थ्रेड का सेफगार्ड, फिर लाइन लगाए, मतलब सेपरेटर की। अगला एक लाइन तो पेज के दरमियान में आएगी, ठीक है, और एक फिर क्या आएगी? जैसे थ्रेड खत्म हो जाए दरमियान में अगला थ्रेड, उसके आगे सेफगार्ड, फिर लाइन लगाई, तीसरा थ्रेड सेफगार्ड। समझ रहे? आमने सामने, आमने सामने, ऊपर नीचे नहीं। जब कभी आपसे थ्रेड पूछे और उसके सेफगार्ड पूछे, आपने आंसर कैसे देना है? दरमियान में लाइन लगा के आमने सामने, लेफ्ट साइड थ्रेड, राइट साइड सेफगार्ड, फिर लाइन लगा के आगे उसकी। यही अप्रोच हम आगे कुछ और चैप्टर्स में भी यूज करेंगे, ठीक है। और इसी आईकैप की तरफ से जा रही है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई शक होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं सजेस्टिव सॉल्यूशन से आपको दिखा दूंगा। यहां तक क्लियर कर, आगे चल। नहीं, सेपरेट पेज पे सिचुएशन रेफर करके नहीं। जिस तरीके से मैंने कह दिया उसी तरीके से करें। नेक्स्ट, अच्छा ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया था 12 7 हारिस अमान रिक्वायरमेंट, सॉरी, डिस्कस द पॉसिबल। अच्छा, इसमें अब आपकी जजमेंट टेस्ट होगी। इसमें एक ऐसी सिचुएशन है जो कोड ऑफ एथिक्स में नहीं है, रीजनल कोड ऑफ एथिक्स में भी नहीं, उसने खुद से बनाई है कहीं बैठ के। अब वो आपने सोचना है कि इसमें थ्रेट्स और सेफगार्ड क्या है। पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट्स व्हिच मे अराइज इन द अबव सिचुएशन, देयर सिग्निफिकेंस एंड द सेफगार्ड रिक्वायर्ड टू। ये अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्लियरली कह रहे हैं हमें कि थ्रेट्स भी बताओ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताओ, डिस्कस के लफ्ज है, सिग्निफिकेंस भी बताओ, सेफगार्ड भी बताओ। 3 सिचुएशन है, प्रोबेबली हर एक के 4 मार्क्स होंगे, लेकिन मे भी किसी के 6 और किसी के 2 भी हो जाए, किसी के 5, किसी के 3 भी हो जाए, पक्का नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल एलोकेशन करें 4 मार्क्स इसके। कह रहे हारिस अवान has recently been appointed as a partner in HBC Chartered Accountants. Haris has been assigned the audit of Hemlock Limited. HL has been firm's client for the past 15 years. सुन ले, इसमें थ्रेट नहीं है। सेम क्लाइंट बाद का 25-30 साल से भी होता है। वो क्या करते हैं बोला? पार्टनर को रोटेट करते रहते हैं, पार्टनर को रोटेट करते हैं। लिस्टेड कंपनी में एक रेगुलेशन है, हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन हमारे सिलेबस तक वो 5 साल बाद पार्टनर चेंज कर दे तो इजाजत है, फर्म कंटिन्यू कर सकती है। लिस्टेड कंपनी में एक है फाइनेंशियल सेक्टर,
बैंक्स वगैरह, उसमें कहते हैं 5 साल बाद ऑडिट फर्म चेंज होना लाजमी है, पार्टनर से नहीं काम चलना। हारिस हैज आस्क्ड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 ईयर में, 9 ईयर में प्रॉब्लम थी, 15 ईयर में प्रॉब्लम नहीं, क्यों? हाँ जी। फिर कह रहे हैं हारिस हैज आस्क्ड बाबर रजा मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ एचएल फॉर द लास्ट 7 ईयर टू असिस्ट इन प्लानिंग फेज। अब बताए थ्रेट है कि नहीं? 15 ईयर में थ्रेट नहीं था, 7 ईयर्स में है, क्योंकि टीम मेंबर भैया। कौन सा वाला थ्रेट? लॉन्ग एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल लॉन्ग एसोसिएशन। फिर इसके बाद बाबर हैज इन्फॉर्म्ड हिम दैट, बाबर ने उसे इन्फॉर्म किया है क्या? अभी ये 1 2 3 इशू, एक इशू हमने से आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्ग एसोसिएशन का, बाकी थे। पहला, attitude of HL CFO has been very aggressive towards audit team members, particularly at times when questioned on any of his judgments in relation to accounting matters. अब ये aggressive को अंडरलाइन करें, aggressive। अब ये सिचुएशन कहीं पे डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मुझे बताइए कि क्या हम इस सिचुएशन के अपनी जजमेंट की बेस पे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे? इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा, एक्सप्लेन कर देंगे। फैक्टर्स क्या है सिग्निफिकेंस के, कि एटीट्यूड कितना एग्रेसिव है, किन टीम मेंबर के साथ एग्रेसिव है, किस इशू के ऊपर एग्रेसिव हो। अब ये कहीं नहीं लिखे हुए, मैं अपनी जजमेंट की बेस पे बता रहा हूं। रीजन फॉर एग्रेशन, ये फैक्टर। सेफगार्ड में क्या लिखेंगे कि हमें सीनियर टीम मेंबर को भेजना चाहिए, जब कभी क्लाइंट इस तरह का टफ क्लाइंट हो ना, टफ बंदा भेजिए आगे से, क्लियर। और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना चाहिए, क्यों? कहीं उसके प्रेशर में आके हमने काम कम ना कर दिया हमारे टीम मेंबर, क्लियर। ये सिचुएशन कहीं पे नहीं है। कितने स्टूडेंट ने ये सिचुएशन खुद से सॉल्व कर ली थी, शाबाश। लेकिन एक डिफिकल्ट किस लिए थी? इसमें आपकी जजमेंट लाइक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपकी जजमेंट पूछ, मतलब जो आपने लिखा पड़ा है वो तो है, आपकी जजमेंट के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ये भी हमारी जजमेंट पे तो नहीं बेस कर रहा है, हमने कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली पढ़ा हुआ। सेकंड, सीएफओ नॉर्मली गिव्स अस ए शॉर्ट डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। शॉर्ट डेडलाइन से थ्रेट अराइज होता है, अगेन प्रेशराइज कर रहा है, इसमें भी इंटिमिडेशन थ्रेट है। इसमें क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपटीशन ड्यू केयर भी है। कैसे? कि इसके प्रेशर में आने की वजह से हम हो सकता है कि शॉर्ट डेडलाइन को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म ना करें। तो इसमें सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए। जी देखिए, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर उस वक्त थ्रेट होता अगर हमारा टीम मेंबर एग्रेसिव होता। प्रोफेशनल बिहेवियर हमारे टीम मेंबर के लिए, ये क्लाइंट एग्रेसिव हो रहा है, कोड ऑफ एथिक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ना, ऑडिटर्स के लिए। थर्ड, वन ऑफ प्रीवियस ऑडिट टीम मेंबर हैज रिसेंटली जॉइंड एचएल एज मैनेजर फाइनेंस एंड एंश्योर दैट हिज फुल कोऑपरेशन टुवर्ड्स द टाइमली कंप्लीशन ऑफ। बताइए, फर्म टू क्लाइंट या क्लाइंट टू फर्म? फर्म टू क्लाइंट। कौन कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। बाकी आप चीजें सारी बता देंगे, क्लियर। ये 2 थ्रेट्स आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग थे, खासतौर पे पहले वाला, क्लियर। ये असल में इसलिए मैं चैलेंजिंग कह रहा हूं क्योंकि अनसीन थे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब ये देखिए, इसमें भी ये कंटिन्यूअस केस स्टडी लग रही है मुझे। You are a requirement in the light of code of ethics for chartered accountant, discuss any 3 factors that your firm should consider while disclosing client information to the investigation committee। मुझे तो लगता है रिक्वायरमेंट में ही क्वेश्चन निबट गया। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा नहीं हो गया क्या लिखना है? बज़ाहिर केस स्टडी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन की के 3 फैक्टर जो डिस्क्लोज करने, याद है आपको? कि सिर्फ एक्सेप्शंस याद किए हैं। You are a partner in the firm of chartered accountants. You have received a letter from a special investigation committee formed by the government to investigate the affairs of Naqshbandi Limited. Your client Rahim Limited is the subsidiary of NL. The investigation committee requires you to submit the details of all the transactions carried out with NL and its related parties. The committee also requires your firm to report the transaction value and the arm's length value of transactions. असल में ये अगर ये रिक्वायरमेंट चेंज कर देना, सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी का भी बन सकता है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है ना। तो होल्डिंग सब्सिडियरी मतलब एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछी कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं। याद है हमें? चलिए शाबाश। कोई प्रॉब्लम इसमें थर्ड पार्टी किसको कंसीडर करेंगे? नक्शबंदी को क्या आ रहा है? कोई भी थर्ड पार्टी जिसका इंटरेस्ट हो सकता है, इसके अलावा भी थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देखिए, इवैल्यूएट द थ्रेट्स व्हिच मे राइज इन द अबव सिचुएशन, आल्सो डिस्कस सेफगार्ड रिक्वायर्ड टू मिटिगेट सच फैक्टर। इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये नहीं लग रहा कि फैक्टर्स लिखने चाहिए सही, क्योंकि क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, लेकिन मार्क्स देख लिया। अब ये ना, ये मैं घटिया तरीका है सवाल बनाने का, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, वो बच्चों का कैरियर असल में इस तरह के 1-2 सवालों के ऊपर ना रिक्वायरमेंट सही नहीं तबाह हो जाता है, तो हम घटिया लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करें। मतलब मेरा जाती ख्याल है, कंफर्म नहीं हो सकता सवाल बहुत अच्छा हो, आला तरीन हो, मैं अपनी जाती सोच बता रहा हूँ आपको। कोई भी रिक्वायरमेंट हो ना, आप देखें एसीसीए का क्वेश्चन देखें उसी टॉपिक का, और उसी टॉपिक का पढ़ के खुश हो जाती है तबीयत, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के।
इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट, मतलब क्लियरली पता चला क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये रिक्वायरमेंट के अंदर गाइड करता है। उसका कंसेप्ट टेस्ट करता है। वो ये नहीं कहता सहेली बूझ बहेली, बूझो जरा, मैंने पूछा क्या है पहले तो ये बूझो, मैंने पूछा क्या है, पता नहीं क्या, चले है छोड़, आगे चले। तो इसमें हम फैक्टर्स भी अच्छा, दूसरा इसमें नोट कीजिए कि क्या ये कंटिन्यूस केस स्टडी है या कि 1 2 3 कंटिन्यूस केस स्टडी है। इसमें हो सकता है अब हमें जजमेंट करनी पड़ेगी, एक एक सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कहां पे थ्रेट है कहां पे नहीं है। Your firm has just been appointed as the auditor of GetFit Gym Limited, which operates a chain of high-end gyms and fitness center across the country. बताइए कोई थ्रेट है? वो इनिशियल ऑडिट अदर मैटर पैराग्राफ की बात नहीं करेंगे। Has been appointed, has been appointed, appointed का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है? रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट अगर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाली होती ना तो जरूर उधर जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट थ्रेट्स वाली है। Which operates chain of high, तो यहां तक पहले सेंटेंस में कोई थ्रेट है, पक्की बात। फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GFG इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ द ऑडिट मैनेजर एंड ऑडिट वाज अवॉर्डेड टू योर फर्म थ्रू दिस कनेक्शन। क्लोज फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप आ गया। चलिए एक फिर उसके बाद नेक्स्ट, इन ए रिसेंट मीटिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GFG हैज ऑफर्ड टू ग्रांट मेंबरशिप टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ योर फर्म एट 50%। मेंबरशिप दे रहा है 50%। इंड्यूसमेंट वाला या परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ, अगर तो ये वही चीज है जो ये सेल कर रहा है, डिस्काउंट पे है ना, तो ये फिर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला, आप उससे उसी की रूटीन सर्विसेज ले रहे हैं। भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ली थी, वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस था, तो यहां पे परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको हॉस्पिटैलिटी या इंड्यूसमेंट के हिसाब से सॉल्व कर लेता है, वो भी टोटली गलत नहीं होगा। 70 to 80% वो ठीक ही हो जाएगा। क्यों? मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सप्लेनेशन है, रेलिवेंट फैक्टर्स भी तकरीबन मिलते जुलते हैं और सेफगार्ड भी, तो 70 to 80% वो भी करेक्ट होगा। लेकिन इसे हमें किधर लेके जाना चाहिए? 50% डिस्काउंट। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स एंड रिलेटेड सेफगार्ड। असूल के मुताबिक सिग्निफिकेंस के फैक्टर तो नहीं लिखने चाहिए, मार्क्स के मुताबिक आप डिसाइड कर लीजिएगा। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ प्राइम सुपरमार्केट्स लिमिटेड, ए चेन ऑफ सुपरमार्केट्स। ड्यूरिंग ए प्रमोशनल कैंपेन द मैनेजमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्काउंट वाउचर्स which have also been given to the audit team members। अच्छा, यहां पे ध्यान में रखिएगा, ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस लगे, शाबाश। क्लियर? डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आगे चलते हैं। बी, you are the manager on the audit of Orbit Textile Mills Limited. The client has requested you to send 2 staff members on secondment for 3 months to assist the chief financial officer as its 2 senior accounting team members have resigned recently। टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट वाला केस आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फैक्टर्स लिखने चाहिए कि नहीं? लिखना चाहिए। सी, फाइन पेट्रोलियम लिमिटेड इज द ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म फॉर 5 years। ड्यूरिंग द ईयर द एंगेजमेंट पार्टनर हैज बीन चेंज्ड ड्यू टू मैंडेटरी रोटेशन एज पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, वो पार्टनर चेंज हो गया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कहा था। देखा भाई, 5 साल के बाद 5 years है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट, उसने इशारा दे दिया आपको, हालांकि मेरे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ ये मेंशन ना भी करता ना तो फिर भी पता चलता, लेकिन उसने बता दिया कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि 5 साल के बाद पार्टनर जरूर चेंज हो। लेकिन अगर बैंकिंग क्लाइंट हो ना, फाइनेंशियल सेक्टर वाला, तो 5 साल बाद फर्म चेंज होना लाजमी है। However, the firm has decided to retain Atif, the audit manager, who has been involved in the audit of FPL for the past 5 years। लेकिन पार्टनर को कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पार्टनर को रोटेशन करवाता है, रिक्वायर कर, मैनेजर की नहीं। लेकिन मैनेजर की जहां पे ला जगह खाली छोड़ देता है, उस खाली जगह कौन भरता है फिर? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि ये मैनेजर को भी रोटेट होना चाहिए। ये कौन सा केस होगा? लॉ एसोसिएशन। शाबाश जी जी। क्वेश्चन इनका यह है कि प्रमोशनल कैंपेन जो पॉइंट ए में लिखा है ये सबके लिए है कि नहीं है? इसका जवाब ये है, अगर तो ये सबके लिए है, सारी आवाम के लिए, फिर इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। लेकिन अगर ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए है, बात प्रमोशन स्कीम एम्प्लॉइज के लिए भी होती है, फिर इसमें थ्रेट अराइज होगा। और जनरल रूल आपने याद रखना है, एग्जाम में टैक्स रिटर्न के अलावा हर सिचुएशन में थ्रेट अराइज करना। आपका क्या ख्याल है? देयर नो थ्रेट अराइजेस इन दिस सिचुएशन, लिखे 4 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आर्गुमेंट किया तक ठीक मैं कह रहा हूं, लेकिन आप वही चीज कि उसके हमने एक्सपेक्टेशन को समझना कि हमने चाह क्या रहा है जी। हर पार्टनर की अपनी पूरी टीम होती है, लेकिन आवाज कोई टीम मेंबर आप रिटेन कर भी सकते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। टीम होती है, चेंज होती रहती है, चेंज भी हो सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आज क्या 3 बजे से क्लास का इरादा है? अभी तक एसी सही काम कर रहा है, जैसी क्लास खत्म होने का टाइम करीब आया तो काम करना छोड़ गया।
कंसेप्ट सुन लें, आई कैप ने कभी पूछा नहीं, लेकिन हमने हर कंसेप्ट आई कैप का कवर करना होता है, चाहे कभी पूछा हो या ना हो। मिसलिनियस कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन। कहता है कभी कभार एथिक्स का कंफ्लिक्ट आ जाता है, एथिक्स कुछ और कह रहे होते हैं, लॉ कुछ और कह रहा होता है। इस सिचुएशन में किसको मानना है? बस ये दो और बात कर दी आपने। लेकिन इसी तरह कभी एथिक्स में और लॉ में फर्क है, और कभी ऐसा होता है एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रिंसिपल में फर्क है। मतलब ऐसा होता है ना, एक भाई देखे चचा जान की और तायाबू की अगर खुदा न खास्ता आपस में अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हमारे लिए तो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है ना। ये चचा जान की तरफ जाएंगे, ताया जान की तरफ जाएंगे, किसी एक की तरफ जाएंगे, दूसरे का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, वो समझेगा ये दूसरी पार्टी की तरफ है। इसी तरह समटाइम ऐसा होता है, एथिक्स और लॉ कोई सिचुएशन ऐसी होती है, लॉ की तरफ जाए एथिक्स वायलेट हो रहा होता है, एथिक्स की तरफ जाए लॉ वायलेट। ये इस तरह की सिचुएशन में आपको गाइडेंस देने लगा क्या करना है। और कभी कभार ऐसा होता है, 5 फंडामेंटल एथिक्स के प्रिंसिपल होते हैं ना, एक प्रिंसिपल की माने तो दूसरा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा होता है, और दूसरे प्रिंसिपल की माने तो पहला प्रिंसिपल वायलेट। कभी कभार ऐसे भी होता है। कहता है ऐसा है वैसे रेयर, क्योंकि जो कानून बनाने वाले, कोड ऑफ एथिक्स बनाने वाले हैं ना, उन्होंने सोच समझ के सारी सिचुएशंस को फिर लॉ बनाया होता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो इस एक्सेप्शन में डिस्कस ऑलरेडी किया होता है। ऐसा होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। तो उसने कहा अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने रूल क्या फॉलो करना है ये सुन ले। आएगी नहीं, क्योंकि कहता है हमने सोच समझ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एथिक्स बनाया, लॉ बनाया, लेकिन फिर भी कभी आ जाए एक्सेप्शनल केस में तो क्या करना है। कह रहा है पहला, दिस सेक्शन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स अप्लाइज टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दैट इज शोन एज प्रोवाइडर्स। ठीक है, यानी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई होता है, मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। इफ लॉ रेगुलेशन प्रिवेंट्स फ्रॉम कंप्लाइंग एनी प्रोविजन ऑफ कोड, अगर लॉ या रेगुलेशन कहते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स की किसी प्रोविजन को अप्लाई ना करो, लॉ प्रिवेल्स। जैसे लॉ ने कह दिया, अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है ऑडिटर को अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चले तो करीबी थाने में इतला दे, नैब को, एफआईए वालों को इतला दे। अब इसमें हालांकि एथिक्स वायलेट, एथिक्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन क्या करना है, क्या सिखाया, लॉ और एथिक्स में लड़ाई हुई, किसका साथ देना है, लॉ। फिर दूसरा, इफ ऑडिटर बिलीव्स इन स्पेसिफिक केस दैट कंप्लाइंग कोड, अब अगली सिचुएशन, अब कि कंप्लाइंग कोड विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ही शुड कंसल्ट विद ए प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। अगर उसको लगे कि किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जनरल पब्लिक का नुकसान है, जनरल पब्लिक, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। ये एक्सट्रीम केसेस होती हैं इस तरह की। मुझे याद है अकाउंटिंग में भी हमारे जमाने में एक होती थी, पता नहीं वो है कि नहीं प्रोविजन, आप मुझे बता दीजिएगा अगर हुई। वो कहता था कि अमूमी तौर पे रूल ये है कि कोई लिटिगेशन कंपनी के खिलाफ हो ना, उसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, और हमने एज ऑडिटर उसको उसमें एक्सेप्शनल लिटिगेशन एक्सेप्शनल मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना। लेकिन उसने कहा था सम टाइम कोई लीगल मैटर ना, 37 में थी काल्पनिक एग्जांपल, लीगल मैटर बड़ा सेंसिटिव नेचर का होता है, उसकी सारी डिटेल अगर आप जितनी नॉर्मली डिस्क्लोज करते हैं केस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें ना, आपका डिफेंस ओपन हो जाता है दूसरी पार्टी को कि आप कैसे अपने आप को डिफेंड करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरे बंदे को हमारे दाव पेच पढ़ के पता चल जाएगी, ओपन डॉक्यूमेंट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारे केस में नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इस सिचुएशन में उसने कहा था कि हालांकि नॉर्मल रूल होता है डिस्क्लोज करना, इसमें कहा था स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्लोज ना करें, जनरल नेचर डिस्क्लोज कर दें। ये एक्सेप्शन, इस तरह की बात आपने पढ़ी है कभी? ये पढ़ी है, ये है कहीं पे लिखी हुई है, ये 37 में है ना, अभी भी है ये बात। चले बहरहाल, नहीं मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली कोई रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना नुकसानदेह भी हो जाता है, हालांकि स्टैंडर्ड ने सोच समझ के रिक्वायरमेंट बनाई होती है। इसी तरह वो कह रहा है अगर कोड ऑफ एथिक्स की किसी सिचुएशन को कंप्लाई करने से जनरल पब्लिक का नुकसान होता हो, तो यहां पे उसने कहा ऑडिटर खुद फैसला ना करे, प्रोफेशनल बॉडी से, और इसे प्रोफेशनल बॉडी से क्या आई कैप, और मेंबर्स पूछते भी हैं। आई कैप की एक सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है, जिसे क्या मेंबर को प्रैक्टिकली कोई भी प्रॉब्लम हो आईएफआरएस से आईएसएस को कंप्लाई करने में, वो गाइडेंस लेना चाहे, कंसल्टेशन लेना चाहे, आई कैप की टेक्निकल टीम है बकायदा, उनसे गाइडेंस ले सकता है। बड़े अच्छे, वो बहुत अच्छी डिस्कशन में ब्रेन बैठे, मतलब अच्छे आई कैप उनमें से पूरे साल में जो इश्यूज पूछते हैं ना प्रैक्टिस में लोग, उनमें से चंद एक कॉमन वाले सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करता है। वो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती है, कभी क्वालिफाई करने के बाद पढ़िएगा, सिलेक्टेड ओपिनियन के नाम से, उसमें बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो भी नहीं आपने पढ़ना प्रैक्टिस में, कभी जब जाएं फिर सिलेक्टेड ओपिनियन। तो बहरहाल कंसल्ट कर लिया, फिर आगे क्या है, इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फेसेस सिचुएशन व्हिच कंप्लाइज विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद अदर प्रिंसिपल, एक का दूसरे के साथ इख्तिलाफ होता है, फिर क्या करना है, अकाउंटेंट में कंसल्ट ऑन एनोनिमस बेसिस विद अदर्स विद इन द। अच्छा, ये और ये थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कह रहा था कि कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी एक रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई नहीं कर सकते। नीचे वाले में कह रहा है कंफ्लिक्ट हो। आपके ख्याल में अगर एक रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे, जैसे हम इंटेग्रिटी को कंप्लाई करते हैं फर्ज कीजिए, तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी को कंप्लाई करते हैं, प्रोफेशनल ड्यू केयर इफेक्ट होता है फॉर एग्जांपल। तो क्या करना चाहिए, मशवरा ले लेना चाहिए किसी से। किससे मशवरा? सबसे पहले कह रहा है अदर्स विद इन द फर्म, विद इन द फर्म से मशवरा ले। फिर कह रहा है दो चाबी गवर्नेंस, ये मामले को समझने के लिए डायरेक्टर से भी मशवरा लिया जा सकता है। प्रोफेशनल बॉडी आई कैप, रेगुलेटरी बॉडी एससीसीपी, लीगल काउंसिल, लॉयर, इन लोगों से मशवरा ले क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और फिर इसके बाद मशवरा लेने के बाद अपनी जजमेंट अप्लाई करे। अगर स्टिल मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकता, विड्रॉ कर। पहले नहीं उसने कहा जजमेंट अप्लाई करे, पहले मशवरा करे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करे, फिर जजमेंट। क्लियर? यानी अगर कभी एक रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने से दूसरी को नुकसान पहुंचता हो, क्या करें, मशवरा लें, जजमेंट अप्लाई करें, फिर नतीजे पे पहुंचे, नहीं पहुंच सकते विड्रॉ कर लें।
नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल। क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल के दरमियान में कोई ताल्लुक है? किसमें और किसमें? स्केप्टिसिज्म में और कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक नहीं, दो नहीं, तीन एग्जांपल। तीनों एग्जांपल क्या फोकस कर रही होंगी? स्केप्टिसिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या ताल्लुक है? पहला ताल्लुक, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प्स इन अचीविंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्या आप जितना स्केप्टिसिज्म हाई करेंगे उतना ही एहतियात के साथ काम कर रहे होंगे। हाई रिस्क मोर, जब रिस्क हाई हो ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना। जब रिस्क हाई, स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करो। जब प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे आप मोर कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के साथ काम कर रहे हैं। तो स्केप्टिसिज्म और ड्यू केयर रिलेशनशिप आ गया, पॉजिटिव है। हाई स्केप्टिसिज्म, हाई ड्यू केयर। एग्जांपल क्या है? जब हाई रिस्क हो तो हम ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। डन। दूसरा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प्स इन अचीविंग इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? ट्रूथफुल, ऑनेस्ट रहो, गलत इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आई तहकीक करके फिर आगे पहुंचानी है, बगैर रिसर्च किए, बगैर वेरीफाई किए नहीं करना। कह रहे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प्स इन अचीविंग इंटेग्रिटी, मतलब इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हो, जब एक सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले और दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले, लॉयर ने कुछ और कहा, सीएफओ ने कुछ और कहा, कस्टमर ने कुछ और कहा, सेल इनवॉइस में कुछ और लिखा हुआ है, किसकी बात मानते हैं? हमेशा इंटरनल की या हमेशा एक्सटर्नल की? या इनकंसिस्टेंसी हो तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंटरनल अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप उसे इग्नोर ही कर दें। समझ रहे हैं? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल जरूर है, ओनली रिलायबल सोर्स नहीं है। इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन जहां पे भी आएगी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों? ताकि सच की तह तक पहुंच सके। जब भी इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आती है हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? मोर प्रोसीजर परफॉर्म करो। किस लिए? सच की तह। तो आ गया कि नहीं? अब ये मोर प्रोसीजर, स्केप्टिसिज्म की वजह से मोर प्रोसीजर और इंटेग्रिटी का लिंक बन गया कि नहीं बन गया? आगे चलें। आखिरी मिसाल, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का और फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल का कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। आगे, ऑब्जेक्टिविटी। अगर कभी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो तो हमें रूटीन के प्रोसीजर ही परफॉर्म करने चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म? अब अगर फर्ज कीजिए टीम मेंबर ने शेयर लिए हुए क्लाइंट के और उसने हमें कहा सर सॉरी मैंने तो डिस्पोज कर दिए हैं, और यकीन कीजिए मैंने पिछला काम बिल्कुल सही किया, क्लाइंट को कोई फेवर नहीं दी। कि स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? हमें अपने क्लाइंट, स्केप्टिसिज्म ये तो सिखाता है कि क्लाइंट पे दबाव ना करो बगैर एविडेंस के। क्या हमें अपने टीम मेंबर पे दबाव कर लेना चाहिए? नहीं, उसमें भी नहीं करना। तो हाँ, अब स्केप्टिसिज्म क्या कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाओ, उसकी बात में ना जाओ, उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाओ। तो इससे का मतलब है स्केप्टिसिज्म की वजह से हमें इंडिपेंडेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को भी अचीव करने में मदद मिली कि नहीं मिली? तो इसका मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली रिलेटेड है फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल से। 3 एग्जांपल्स दिए आपको, कौन कौन सी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये साथ में एग्जांपल भी रिलेट हो रही है कि नहीं? ये इसकी इधर तो फिट नहीं कर देंगे। ये ना इसका रिलेशन बनाते इसका रिलेशन आउट कर दे। ये देख लेंगे। चलिए, ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स। यहां पे हुआ कोड ऑफ एथिक्स खत्म। आज कर दीजिए इसको, लेक्चर को यहां पे ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए।